चलिए दोस्तों देखेंगे 2.28 एन atomic orbital has n is equal to 3. What are the possible values of L and ml? तो सबसे पहले 23 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे 28 के अंदर कि n यहाँ पे 3 लिखा है, सो फॉर n इज इक्वल टू 3 तो L का वैल्यू हमें पता ही है 0 to n minus 1, that is 3 minus 1, that is 2, 0, 1 and 2. Fine. Now for L is equal to 0, ml is also 0 क्योंकि ml का वैल्यू रहता है minus L to plus L. Now for L is equal to 1, ml is equal to minus 1, 0 and plus 1. And for L is equal to 2, ml का वैल्यू होगा minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. तो ये बात हो गई दोस्तों. सेकेंड है लीज द क्वांटम नंबर्स ml and L फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल. नाउ 3D के लिए n कितना हो जाएगा दोस्तों? 3D के लिए n हो जाएगा 3. उसके बाद L की बात करो आप तो D के लिए आपको पता ही है, D के लिए L हो जाएगा 2 और ml का वैल्यू तो आपको पता ही है -2, -1, 0, +1 एंड +2. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं ऐसा पूछा गया है हमें. 1p पॉसिबल है क्या? नहीं, 1p नहीं होता. p स्टार्ट होता है 2 से, तो 1p इज नॉट पॉसिबल. 2s, यस 2s पॉसिबल है. 2p, यस 2p इज ऑल्सो पॉसिबल. 3f पॉसिबल नहीं है. f स्टार्ट होता है 4 से, सो 1p एंड 3f ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल. ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल. आई थिंक दोस्तों ये क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट इज 2.29. 2.29 यूजिंग 2.29 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट n1 है, L0 है, इसका मतलब हुआ 1s. चलो. n3 है, L1 हुआ, इसका मतलब L1, तो इसका मतलब क्या हुआ? p ऑर्बिटल है दोस्तों यहाँ पे. चलिए ठीक है. नेक्स्ट 4n है, L2 है, L2 है, इसका मतलब d ऑर्बिटल. और n4 है, L3 है, L3 मतलब f ऑर्बिटल. देखो L का वैल्यू 0, L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 3, तो s, p, d और f ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी हमारी. चलिए 2.30. नेक्स्ट 2.30 देखते हैं. 2.30 में हमें क्या करना है. लेट्स सी. एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल. कौन सा क्वांटम नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ऐसा हमें फाइंड करना है. ठीक है. सबसे पहले लिखा है n0. दोस्तों n0 तो पॉसिबल ही नहीं है. मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी 1. तो यहाँ पे 2.30 के सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे जो a है उसमें n 0 है. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना है? कैन बी 1, नॉट 0. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. लिख दो यहाँ पे द सेट ऑफ qn क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल because the minimum value for n can be 1 and not 0. चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा. सेकेंड सेट क्या है आप देखिए यहाँ पे आपके सामने है n1 L0. ठीक है, n1 L0 है तो ml
-L2 + L तो वो भी सही है, और यहाँ पे ms लिखा है, ms क्या लिखा है, -1/2, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे n 1 है, l 0 है, ठीक है, ml भी 0 है, एंड ms -1/2, सो दिस इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है ना, क्योंकि 1s ऑर्बिटल हुआ ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्या है। थर्ड है N1 L1 ml 0 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 1 1 0 एंड +1/2, देखिए आप 1 1 0 +1/2। चलो अब सोचते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। चलो ये 1 L1 मतलब P, तो 1P तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ऐसे आप लिख देना, बिकॉज n इज इक्वल टू 1, L कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इट कैन हैव 0 वैल्यू, क्योंकि L का वैल्यू होता है 0 to n-1, 0 to 1-1 दैट इज 0, तो L 0 ही होना चाहिए। सो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज, क्या लिखोगे बेटा, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है, तो मैं D यहाँ पे ही लिख देता हूँ। D क्या है देखते हैं। N1 लिखा है दोस्तों, L 0 लिखा है, ml +1 लिखा है, एंड ms लिखा है +1/2। चलिए दोस्तों, तो अब ये 1 ठीक है, L 0 मतलब S, तो 1s। क्या 1s पॉसिबल है? क्या 1s पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना, 1s पॉसिबल है, इट इज़ ओके। तो ml क्या 1 होगा? ml का वैल्यू होता है -L2 + L। अब L तो 0 है, तो ml तो 1 नहीं हो सकता। सो ये सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में लिखा है N3 L3। भाई N3 है तो L3 कैसे होगा? क्योंकि वो तो 3 - 1 2 होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बेटा, N3 है, L1 है, ml 0 है, एंड ms जो है +1/2। दोस्तों ये पॉसिबल है, क्योंकि 3L1 मतलब P 3P, तो यस दिस इज पॉसिबल, है ना। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको? और ml यहाँ पे 0 हो सकता है, तो दिस इज पॉसिबल। चलो दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारी। नाउ नेक्स्ट इज 2.31। 2.31 में क्या करना है देखते हैं। 2.31 का A, N4 ms -1/2। दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर ये हो सकता है? ठीक है, N4। नाउ 4 n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n², 2 × 4², 16 2 32। अब दोस्तों टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो आधे होंगे उनका स्पिन +1/2 होगा, और बाकी सब जो होंगे उनका स्पिन कितना होगा? -1/2 होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ आउट ऑफ दिस, कितने? 32, हाफ आउट ऑफ दिस विल हैव ms इज इक्वल टू -1/2। आधे जो होंगे वो -1/2 होंगे। इज दैट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं मैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ms
-1/2 इज इक्वल टू 16। हमारा आंसर 16 है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लो आप, N3L0। चलो N3 एंड L0। चलो दोस्तों 3S है ये, और इसके लिए हमें पूछा है MS होना चाहिए +1/2। कितना होना चाहिए? +1/2 होना चाहिए। ओके, और MS क्या लिखा है? नहीं, L0 लिखा है। हमारे पास ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, तो 3S ऑर्बिटल हुआ, तो MS +1/2 -1/2, 3S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लिखेंगे हमारे पास? हमारा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो बेटा ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2.32, शो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा associated with the electron revolving around the orbit। देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, बोहर में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? और डी ब्रॉगली में लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv पढ़ा था। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है हमें। लेट मी टेल यू, हम बात कर रहे हैं 2.32 के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियोरी। बोहर थियोरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था mvr इज इक्वल टू NH/2π। दोस्तों यहाँ पे हमें mv को सब्जेक्ट बनाना है, बड़ा सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ mv, क्योंकि डी ब्रॉगली में आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv होता है, इसलिए NH/2πr। ये r का सिंबल मैं सेम रखता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो mv इज इक्वल टू NH/2πr। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, क्योंकि ये बोहर की बात हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv। सो mv को सब्जेक्ट बनाएंगे तो H/लैम्बडा हो गया बेटा। चलो तो बस हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि देखो दोनों तरफ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड mv है, तो राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा NH/2πr इज इक्वल टू H/लैम्बडा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आप HH कट हो गया दोस्तों, है ना बेटा। तो अब क्या बाकी रहा? 2πr इज इक्वल टू, यहाँ पे सामने ले लेंगे 2πr को, m लैम्बडा को सामने ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr। आई होप इट इज़ क्लियर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं circumference that is 2πr of a Bohr orbit for hydrogen atom is n into the de Broglie wavelength. Circumference, okay, of the Bohr orbit for hydrogen atom is n into de Broglie wavelength. Is that clear students? दोनों को हमने कंपेयर किया और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 2.33 क्या लिखा है देखते हैं। 2.33 के बारे में बातें करेंगे। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer's transition n is equal to 4 to 2 of He plus spectrum। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है? ट्रांजिशन पूछा है। ओके, ट्रांजिशन मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength? कौन से ट्रांजिशन में सेम वेवलेंथ होगा? एज द बाल्मर ट्रांजिशन
n इज इक्वल टू 4 to 2 फॉर He प्लस स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हमें 4 to 2 के लिए हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें वेवलेंथ इसका फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ये हमें पता है। और न्यू बार का इक्वेशन था रेड बॉक्स कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। चलिए नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल है He प्लस का। फॉर He प्लस स्पेक्ट्रम z होगा 2, n2 यहाँ पे 4 है, n1 यहाँ पे 2 है। नाउ ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू z 2 है तो 2² 4 हो जाएगा 1/2² माइनस 1/4²। चलिए दोस्तों इसको हम फाइंड करेंगे तो 2² यहाँ पे 4 हो गया, ये 4² 16 हो गया, है ना। तो उसको पूरा आप इक्वेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3RH/4। आप कर लेना ये जल्दी से साथ में ही, है ना, ये साथ में ही कर लेना आप, तो आपको समझ आ जाएगा। चलो दोस्तों अब हमें ट्रांजिशन फाइंड करना है। तो ट्रांजिशन फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे n1² और n2² फाइंड करेंगे, ये वैल्यू पुट करके, किसका, न्यू बार का वैल्यू पुट करके। चलो तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो मैं लिखता हूँ फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न्यू बार इज इक्वल टू 3RH/4 और Z1 पुट करेंगे। सो न्यू बार जो था, न्यू बार उसका इक्वेशन तो आपको पता ही है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू z² दैट इज 1² 1/n1² माइनस 1/n2²। चलो दोस्तों तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, क्या लिखा है 3RH/4 पुट कर देंगे दोस्तों, इज इक्वल टू ये आ गया RH 1/n1² माइनस 1/n2²। RH दोस्तों हो गया कैंसल, तो ये आ गया 3/4। ये डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए, ये 3/4 होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ हमारा आंसर ये है 1/n1² माइनस 1/n2² शुड बी इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 कब आएगा, ये 3/4 कब आएगा, यहाँ पे कौन से वैल्यूज़ आप लोगे तब ये आंसर 3/4 आएगा। यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, सो 2² 4 हो गया, 4 माइनस 1 हो गया 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ, लिख दूँ मैं यहाँ पे दिस corresponds n should be 1 and n2 should be 2। ठीक है, तो n1 मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन मतलब लाइमन, तो ये लाइमन सीरीज है। क्या है ये, यस, लिख दूं मैं यहाँ पे लाइमन सीरीज फ्रॉम 2 to 1। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था, अगेन एक बार देख लो आप, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड यू एक्सपेक्ट। तो ट्रांजिशन कौन सा एक्सपेक्ट करेंगे, 2 and 1 ट्रांजिशन होगा, और वो सीरीज़ जो होगा हाइड्रोजन के लिए कौन सा सीरीज़ होगा दोस्तों, लाइमन सीरीज़ होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दोस्तों 33 जो है 2.33 ये हो चुका है। अब बात करते हैं 34 के बारे में। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। इसके लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी का इक्वेशन आप सबको पता है क्या है, ठीक है। चलो एनर्जी का इक्वेशन तो आप सबको पता ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। आई होप ये क्लियर है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, तो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस। He प्लस में से बन रहा है He+2+ इलेक्ट्रॉन। सो द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन। तो अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये ट्रांजिशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है वो कैलकुलेट करना है, ये ट्रांजिशन के लिए, जो ट्रांजिशन यहाँ पे
दिया हुआ है। चलो, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर कर लेंगे और ये भी 1 है, तो हाइड्रोजन के लिए ही तो यही एनर्जी निकल के आ जाएगा। और He प्लस जो है, He प्लस के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो He प्लस का मतलब भी तो हाइड्रोजन ही तो हुआ, क्योंकि He का नंबर 2 है, प्लस करेंगे तो एक निकल जाएगा, तो 1 ही हुआ, है ना। बट यहाँ पे Z तो 2 रहेगा ना, Z एटॉमिक नंबर चेंज थोड़ी होगा, ये तो 1s रहेगा, तो 1 रहेगा, तो ओनली यहाँ पे 2 लिखना है आपको। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 लिखोगे तो सो En इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 लिखना है। 2 स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। हाइड्रोजन के लिए तो वही आएगा, बट हीलियम के लिए कितना आएगा, He प्लस के लिए कितना आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अब हम। 35 नंबर, इफ़ द डायमीटर 2.35 मैं लिख देता हूँ, डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज़ 0.15 नैनोमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, लिख दूँ यहाँ पे, diameter of a carbon atom is equal to 0.15 nanometer. Calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across length of scale, length 20 centimeter long। चलो, लेंथ जो दिया हुआ है डेटा वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्केल दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। चलो, अब क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है, कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड। नंबर ऑफ एटम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लेंथ जो है अपॉन डायमीटर करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which can be placed side by side in the scale equals to, जो हमारा लेंथ था जो हमने फाइंड किया नैनोमीटर में, अपॉन डायमीटर जो दिया हुआ था नैनोमीटर में 0.15, ये करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1.33 10⁻⁹। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 36 में क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है और क्या लिखना है, देखते हैं। 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। ओके, नंबर ऑफ एटम दिए हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, लेंथ इज ऑल्सो गिवन, लेंथ इज 2.4। चलो, तो क्या फाइंड करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडियस फाइंड करना है दोस्तों। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा ना, तो डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर के लिए क्या करेंगे, लेंथ अपॉन, अभी जो किया वही करना है हमें। देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था और लेंथ दी हुई थी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें लेंथ दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है अपने को, डायमीटर। चलो, तो बड़ा सिंपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.36 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ, इतना दिया था 2.4 सेंटीमीटर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 इंटू 10⁸। ये करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ वॉट एवर डायमीटर ऑलरेडी फाइंड कर दिया है हमने, तो ये अगर फाइंड करोगे तो 0.06 नैनोमीटर आएगा। आंसर वैसे आपका आया होगा 6 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। इसको नैनोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है बेटा? चलो, तो ये बात हो गई 2.36
6 हमने कर लिया है। नाउ 2.37 द डायमीटर ऑफ जिंक एटम, डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस फाइंड कर लें पहले। चलो, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर एंगस्ट्रॉम में है अपॉन 2, तो रेडियस फाइंड हो गया 1.3 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1.3 10 to the power minus 10 मीटर, दैट इज 130 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर, दैट इज 130 पिकोमीटर। बोलो यहाँ तक समझ आ गया बेटा? तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले रेडियस पिकोमीटर में फाइंड करना था। देखो आप, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ, चलो अगेन लेंथ दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? लेंथ इज गिवन, मैं लिख दूँ यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 10 to the power 10 पिकोमीटर। चलो दोस्तों, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। एंड डायमीटर तो दिया ही हुआ था, डायमीटर वाज गिवन, डायमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2.6 एंगस्ट्रॉम, तो 260 पिकोमीटर हो जाएगा ये, है ना। सो अब क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ Zn, नंबर ऑफ जिंक एटम। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 1.6 इंटू 10 to the power 10, डायमीटर 260 है, ये फाइंड करोगे तो 6.154 इंटू 10 to the power 7 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 2.37 हो गया है। नाउ 2.38 के बारे में देख लेते हैं। 2.38 certain particle carries this much 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb of static electric charge। तो यहाँ पे static electric charge मतलब Q is given 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। भाई आपको पता ही है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है अपने को। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power minus 16 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो लिख देंगे। तो आप कैल्शियम इक्वेट कर लो, 1560 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप 2.38 क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। 2.39 इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप हैज़ बीन obtained by shining x-rays if the static electric charge on oil drop is given। चलो again what is given? Charge is given, charge on oil droplet is given minus 1.282 into 10 to the power minus 18 coulomb, and we know charge on an electron that is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb। चलो, तो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे ही अभी हमने बताया Q/E, Q क्या है? -1.282 इंटू 10 to the power minus 19। चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन का लिखे तो माइनस है, तो -1.6 अपॉन 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर देंगे, ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 8। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2.38 सेम था। नाउ नेक्स्ट इज 2.40 इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by alpha particles. Yes. Now, if the thin foil of light atoms like aluminium is used, what difference would be observed from the above result? भाई एल्यूमिनियम अगर यूज़ किया हमने तो क्या होगा, है ना? एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट होंगे विल बी क्वाइट लेस एंड द पार्टिकल्स विच आर डिफ्लेक्टेड बैक विल बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होना चाहिए, हैवी एटम्स हैव अ
heavy nucleus and so a large amount of positive charge. Hence, some alpha particle deflected back on hitting the nucleus. If light atoms are used, अगर हम उसकी जगह light atom यूज करेंगे, ठीक है, light atom like कौन सा light atom, एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो क्या होगा? They will have small positive charge on the nucleus. As a result, the number of alpha particles deflected will be quite less. जिनका deflection होगा बहुत कम होंगे. And the particles which are deflected back will be negligible. दोस्तों, मैं ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Heavy atoms have a heavy nucleus. Heavy atoms have a heavy nucleus. So a large amount of positive charge and some alpha particles deflected back. Hence, some alpha particles deflected back on hitting the nucleus. If light atoms are used, अगर light atom यूज करेंगे तो क्या होगा? If light atoms are used, the nuclei will be light. Their nuclei will be light and moreover they will have small positive charge. They will have small positive charge on the nucleus. As a result, the number of alpha particles deflected will be quite less, and the particles which are deflected back will be negligible. I hope 40 तक आपको पूरा समझ आ गया है. तो 1 to 40 के आप नोट्स प्रिपेयर करिए. जब तक आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, डाउट्स अंदर से फाइंड करोगे, है ना, अच्छे से लिख के याद कर लोगे, तब तक नेक्स्ट वीडियो हमारा अपलोड हो गया होगा. दोस्तों, वीडियो को लाइक आपको करना है. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुंचाइए. थैंक यू सो मच दोस्तों.